संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया और पूछा कि मुसलमानों के सामने शर्त रखने वाले आप कौन होते हैं। ओवैसी ने भागवत के बयान को 2024 की तैयारी भी बताई। दरअसल मोहन भागवत ने ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य को दिए इंटरव्यू में कहा है कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें महानता का भाव छोड़ना होगा। मोहन भागवत के बयान को लेकर शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र की सत्ता में काबिज पार्टी को संघ प्रमुख की नसीहत माननी चाहिए। मोहन भागवत के बयान को कांग्रेस ने लोगों को बांटने वाला बताया है। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर आजादी के आंदोलन के दौरान हिंसात्मक विरोध नहीं हुआ होता तो देश को आजादी काफी देर से मिली होती। अमित शाह संजीव सान्याल की किताब रिवॉल्यूशनरीज का विमोचन करने पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आजादी के आंदोलन में भगत सिंह की भूमिका पर चर्चा की और कहा कि जब उन्हें फांसी दी गई तो लाहौर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों ने आंसू बहाए। उन्होंने आगे कहा कि वो सिर्फ भगत सिंह की बात नहीं कर रहे, बल्कि हमें ये समझना होगा कि अगर हिंसात्मक विरोध नहीं होता तो आजादी मिलने में दशकों देर हुई होती। केंद्र सरकार ने हज में वीआईपी कोटे को खत्म कर दिया है। पहले हज यात्रा को लेकर कुछ आरक्षित सीटें दी जाती थी, जिन्हें कि अब खत्म किया जाएगा। इस कदम के बाद हज जाने वाले सभी लोग आम यात्रियों की तरह ही यात्रा करेंगे। पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और हज कमेटी को कोटे के तहत सीटें मिलती थी। हज में राष्ट्रपति कोटे से 100, उपराष्ट्रपति कोटे से 75, पीएम कोटे से 75, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कोटे से 50 और हज कमेटी ऑफ इंडिया को 200 सीटें मिलती थीं। वीआईपी कोटे में कुल 500 सीटें थीं, लेकिन अब इन सीटों को खत्म कर दिया गया है। केंद्र सरकार जल्द ही नई हज नीति का ऐलान करेगी। बिहार के बक्सर में मुआवजे की मांग कर रहे किसानों ने जोरदार हंगामा किया। उन्होंने चौसा में तैयार हो रहे पावर प्लांट में तोड़फोड़ की और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। दरअसल किसानों का गुस्सा तब भड़का जब पुलिस ने आधी रात को उनके घरों में घुसकर लाठियां चलाई। पिटाई के बाद किसान रात भर हंगामा करते रहे। चौसा में तैयार हो रहे पावर प्लांट के लिए 2011 में किसानों को मुआवजा मिला था, लेकिन अधिग्रहण अब किया जा रहा है, लिहाजा किसान वर्तमान दर से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से इलाके के किसान इसी बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई में घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के 50 सेंटरों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी ने दस्तावेज बरामद किए। मामले में एफसीआई से जुड़े 74 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सीबीआई ने ये कार्रवाई भ्रष्टाचार के आरोपी एफसीआई के डीजीएम राजीव कुमार मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद की है। जांच एजेंसी ने पिछले मंगलवार को चंडीगढ़ से राजीव कुमार मिश्रा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। आरोप है कि अधिकारियों की मदद से राइस मिल मालिक और अनाज जमा करने वाली कंपनियां घटिया क्वालिटी का अनाज और चावल खरीदकर एफसीआई को ऊंचे दामों पर बेचती थी। और वर्ष 1944 से लेकर अब तक ऐसा 2 बार हुआ है जब भारत की किसी फिल्म या कलाकार को ये अवार्ड दिया गया है। इनमें पहली फिल्म थी गांधी, जिसे वर्ष 1983 में अलग अलग श्रेणियों में 5 पुरस्कार मिले थे, और दूसरी फिल्म थी स्लम डॉग मिलियनेयर, जिसमें म्यूजिक की श्रेणी में बेस्ट स्कोर के लिए मशहूर सिंगर AR रहमान को यह पुरस्कार दिया गया था और उस गाने का नाम था जय हो, और वो ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। हालांकि एक तथ्य यह भी है कि गांधी फिल्म का निर्देशन, फिल्म तो गांधी पर थी, लेकिन इसका निर्देशन एक विदेशी डायरेक्टर ने और इसका पूरा प्रोडक्शन एक विदेशी प्रोडक्शन हाउस ने किया था। मतलब ये जो गांधी फिल्म थी वो भारत में नहीं बनी थी, उसकी जो पूरी टीम थी वो विदेशी थी, और इसके स्क्रिप्ट के जो राइट्स थे वो भी भारत के पास नहीं थे। यानी एक तरह से आप इसे महात्मा गांधी पर बनाई गई एक विदेशी फिल्म कह सकते हैं, जिस पर हमने जबरदस्ती अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, क्योंकि महात्मा गांधी हमारे नेता थे और उन पर कोई फिल्म बनी है तो जाहिर है वो हमारी ही फिल्म हो गई। और यही बात मशहूर फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर पर भी लागू होती है। इसे भी अवार्ड मिला था, लेकिन स्लम डॉग मिलियनेयर भी भारत में बनी फिल्म नहीं थी, भारत की गरीबी पर आधारित यह फिल्म थी। वर्ष 1957 में आई एक और फिल्म 2 आंखें 12 हाथ, ये पहली फिल्म थी जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए नामांकित हुई थी। इसके बाद 1961 में आई फिल्म अपूर संसार नामांकित हुई। 1989 में आई फिल्म सलाम बॉम्बे, और फिर 2002 में आई फिल्म मॉनसून वेडिंग भी इन पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई थी। लेकिन इन फिल्मों को यह अवार्ड नहीं मिला था, और बड़ी बात यह है कि इनमें अपूर संसार फिल्म बांग्ला भाषा की थी, और जब इसने यह पुरस्कार नहीं जीता
तो तब यह कहा गया था कि भारत इस बार भी गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने से चूक गया, बल्कि यह नहीं कहा गया था कि बंगाल इस बार यह अवार्ड जीतने से चूक गया। आज हम आपको प्रधानमंत्री मोदी का भी एक ट्वीट दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस पुरस्कार ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। और यह ट्वीट और यह बधाई संदेश असल में ऐसे ही दिया जाना चाहिए था जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। देखिए, उन्होंने लिखा है कि यह हर भारतीय के लिए आज गर्व की बात है और इट हैज मेड एवरी इंडियन वेरी प्राउड। तो देखिए, जब हमारी देश की फिल्में बाहर जाती हैं और उन्हें बाहर पसंद किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, उन्हें पुरस्कार दिया जाता है, तो ये सबके लिए गर्व की बात होती है। लेकिन एक और खास बात आज आपसे हम ये कहना चाहेंगे, इससे पहले ये जो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय समारोह हुआ करते हैं या जो ये बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं, इन सब में भारत की उन फिल्मों को ही पुरस्कार मिला करता था जिसमें भारत की गरीबी दिखाई जाती थी। भारत एक गरीब देश है, भारत एक गैर विकसित देश है, भारत में सुविधाएं नहीं है, भारत एक सपेरों का देश है, भारत में बच्चों को पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता, बच्चे झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, गरीबी है चारों तरफ। जिन फिल्मों की कहानी इस तरह की हुआ करती थी, जैसे स्लम डॉग मिलियनेयर की जो कहानी है वो भी ऐसी ही है। इसके अलावा भी जो दूसरी फिल्मों को पहले पुरस्कार मिला करते थे, वो सब फिल्में वो थीं जो भारत की गरीबी को दर्शाती हैं, जो भारत को एक बहुत जिसको कहते हैं कि एक ऐसे देश के तौर पर प्रोजेक्ट करती हैं कि ये देश बिल्कुल विकसित नहीं है, ये एक पिछड़ा हुआ देश है। तब जाकर उसे बाहर के जो ये विदेशी लोग थे और ये जो जूरीज हुआ करती थी, वो इसे कला मानते थे, इसे आर्ट मानते थे और कहते थे वाह क्या फिल्म बनाई है। इसी तरह जब आप पेंटिंग्स की बात कर लें, फोटोग्राफी की बात कर लें, हर जगह ऐसे ही पिक्चर्स को, तस्वीरों को पुरस्कार मिलते थे जहां पर भारत की गरीबी दिखाई जाती थी। लेकिन यह एक बहुत बड़ा बदलाव है कि इस फिल्म में भारत की गरीबी नहीं दिखाई गई है, इस फिल्म में भारत का प्रतिशोध दिखाया गया है, इस फिल्म में भारत की ताकत दिखाई गई है, इस फिल्म में दो शक्तिशाली हिंदुस्तानियों को दिखाया गया है जिन्होंने अंग्रेजों की नींव हिला दी। इस फिल्म में भारत की संस्कृति है, इस फिल्म में भारत के श्री राम है, और उसके बावजूद यह फिल्म इतने बड़े मंच पर जाकर पुरस्कार जीत रही है। इसका मतलब यह है कि अब पूरी दुनिया में स्थितियां बदल रही हैं। और अगर राजनीति की बात करें तो हमारे देश में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, असल में वो इसी आधार पर उनका जन्म हुआ है कि वो अपने अपने राज्यों में उन राज्यों की अलग पहचान के नाम पर, उन राज्यों की अलग भाषा, अलग संस्कृति, अलग गौरव के नाम पर ये सारी क्षेत्रीय पार्टियां बनी हैं। चाहे वो तमिलनाडु को आप कह लीजिए, आंध्र प्रदेश को कह लीजिए, बंगाल को कह लीजिए, और सब ने अपनी जो क्षेत्रीय अस्मिता है उसको अपना सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट बनाया है। और ये जितने क्षेत्रीय दल हैं, उनमें से बहुत सारे लोग अभी सरकार भी चला रहे हैं, वो अपने लोगों को, अपने राज्य के लोगों को ये कहते हैं कि भाई आपकी अलग पहचान है, आपकी भाषा अलग है। और वो इन खासतौर पर इन दक्षिण के जो राज्य हैं उनको ये कहते हैं कि आप उत्तर भारत से अलग हैं, और कई बार उन्हें ये भी कहते हैं कि आपका केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं है, हम अलग हैं और भारत की केंद्र सरकार अलग है। और वहां एक वर्ग ऐसा है जो कि इस चीज को पसंद भी करता है, क्योंकि वो अपनी पहचान को अलग रखना चाहते हैं। जैसे भाषा, वहां पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तमिल भाषा, तेलुगु भाषा, और इसीलिए जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ये भी उसी सेंटीमेंट पर खेल रहे हैं। लेकिन यहां ऐसे तमाम क्षेत्रीय नेताओं को मैं ये कहना चाहेंगे आज हम कि अपने वोटर्स को खुश करने के चक्कर में वो उन्हें इतना दूर ना ले जाएं भारत से कि वापस लौटना मुश्किल हो। हमारी देश की जो राजनीति है, हमारा जो लोकतंत्र है, वो अनेकता में एकता के सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन अनेकता इतनी भी नहीं होनी चाहिए जिससे हमारी एकता ही खतरे में पड़ जाए, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इन नेताओं को चुनाव लड़ना है और इन्हें वोट लेने हैं। अब हम आपको खाकी की ताकत के बारे में बताएंगे। जब भी आप किसी अंधेरी सुनसान सड़क से गुजरते हैं और वहां आपको पुलिस दिख जाती है, पुलिस की गाड़ी दिख जाती है, या कोई पुलिस वाला खड़ा हुआ दिख जाता है, तो आप अपने आप से ही खुद को सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। लेकिन दिल्ली में एक मामूली से चोर ने दिल्ली पुलिस के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को चाकुओं से गोद गोद कर मार डाला, और वहां पर मौजूद भीड़ दर्शक बनकर यह सब कुछ देखती रही, और भीड़ में से कोई भी इस पुलिस वाले को बचाने के लिए सामने नहीं आया, जबकि वो एक चलती हुई सड़क थी, वहां पर सैकड़ों लोग उस समय मौजूद थे। आज आपको
पुलिस कर्मियों के हालात हम बताना चाहते हैं कि आखिर वो किन परिस्थितियों में आपकी और हमारी सुरक्षा करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इस पूरी घटना के बारे में बताते हैं। आपको ये घटना जानकर, देखकर बहुत दुख भी होगा और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। घटना है 4 जनवरी की, जब दिल्ली के एक इलाके में एक मामूली से चोर ने एक महिला के हाथ से उसका मोबाइल फोन छीन लिया और वो भाग गया। इसके बाद इस महिला ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई और पुलिस ने काफी देर तक इस चोर का पीछा किया और इस दौरान ये अपराधी पुलिस से बचने के लिए एक निर्माणाधीन इमारत में जाकर छुप गया, जहां कुछ मजदूर काम कर रहे थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जब पुलिस इस चोर को सरेंडर करने के लिए कह रही थी, उस दौरान इसने बचने के लिए एक मजदूर की गर्दन पर चाकू रख दिया और पुलिस से कहा कि अगर उसने इस चोर को वहां से जाने नहीं दिया तो वो मजदूर की हत्या कर देगा। बिल्कुल फिल्मी सीन था, जैसा आपने अक्सर फिल्मों में देखा है। फिल्मों में जो खलनायक होता है वो भी ऐसा ही करता है। लेकिन काफी हंगामे के बाद कुछ पुलिसकर्मी इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गए और बाद में उन्होंने इस चोर को गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया। देखिए, ये आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हैं और ये फिल्म का कोई खलनायक है जिसने बचने के लिए किसी मासूम नागरिक की गर्दन पर चाकू रख दिया। अब आप इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। इसमें आप यह देख पाएंगे कि शंभू दयाल मीणा, जो दिल्ली पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे, वो जब इस चोर को पकड़कर पीसीआर वैन की तरफ ले जा रहे थे, तभी इस दौरान यह अपराधी पीछे मुड़ा और फिर इसने अपनी जेब से चाकू निकाल लिया और फिर इस पुलिसकर्मी पर एक के बाद एक कई हमले किए चाकू से। और चाकू से 1-2 नहीं, बल्कि उसने 6 से ज्यादा बार वार किया। और इसके बाद 8 जनवरी को, यानी घटना के 4 दिन के बाद, इलाज के दौरान इस पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई। 4 जनवरी की यह बात है। 4 जनवरी वो समय है जब हमारे देश के बहुत सारे लोग, उनका नए साल का खुमार उतरा नहीं होगा। हमारे बहुत सारे जो लोग हैं वो तो छुट्टियों पर गए होंगे। जो पैसे वाले लोग हैं वो विदेशों में छुट्टियां मना रहे होंगे। जो भारत में भी रह रहे होंगे वो भी एक हफ्ते की छुट्टियों पर मजा ले रहे होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे, दोस्तों के साथ होंगे और कह रहे होंगे कि हम नए साल पर अभी वेकेशन पर जा रहे हैं। उस समय ये जो पुलिस वाला है ये आपके लिए ड्यूटी कर रहा था। यहां जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये कि ये पुलिस वाला इस चोर को इसलिए गिरफ्तार करके ले जा रहा था क्योंकि उसने एक महिला के हाथ से मोबाइल फोन छीना था। लेकिन जब इस चोर ने पुलिस वाले पर हमला किया, उस दौरान वहां मौजूद आम जनता ने, 100 से ज्यादा लोगों की इस भीड़ ने, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था उस भीड़ में जिसने इस पुलिस वाले की मदद करने की जरा भी कोशिश की हो। देखिए, आप बड़ी स्क्रीन पर थोड़ा सा देखिए इसको और देखिए कि हमारी जो जनता है वो कितनी बहादुर है। ये दिल्ली की जनता है, तमाशा देख रही है जैसे कोई शूटिंग हो रही हो, जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, ना वहां से भागना चाहते हैं, ना मदद करना चाहते हैं, सिर्फ तमाशा देखना चाहते हैं। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये, कोई नहीं आया बचाने के लिए। और ये पुलिस वाला इन्हीं में से एक महिला के फोन को इस चोर से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। और यही वजह है कि ये मामूली सा चोर बीच सड़क पर खुलेआम एक पुलिसकर्मी की हत्या करके वहां से फरार हो गया। हमें लगता है आज की ये तस्वीरें बहुत खतरनाक हैं। आप खुद सोचिए, इन तस्वीरों को देखने के बाद इस देश भर के अपराधियों के मन में खाकी का जो खौफ होता है वो कितना कम हो जाएगा, पुलिस का जो खौफ होता है वो कितना कम हो जाएगा। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, चोर और पुलिस, अपराधी और पुलिस के बीच में ये जो कशमकश है ये तो शुरू से चलती आ रही है। फिल्मों में भी होता है, बाहर भी होता है, लेकिन विजय हमेशा बाद में पुलिस की ही होती है और पुलिस की विजय में ही हम सबकी सुरक्षा है। जब तक खाकी जीतती रहेगी तब तक हम सुरक्षित हैं। जिस दिन खाकी हार गई उस दिन हम सब की जान मुश्किल में पड़ जाएगी। हम लोग ऊपर काम कर रहे थे, सबसे लास्ट फ्लोर पे। तो उसके बाद बाहर से लोग शोर मचाया कि चोर अंदर घुस गया है, उसके हाथ में चाकू है, आप लोग बच के रहिए। तो हम लोग सब कोई, यानी जितने बंदे थे सब एक फ्लोर पे आके रुक गए, दूसरे फ्लोर पे।
तो फिर वो आके नीचे गेट बंद किया, वहीं पे था खड़ा। जब पुलिस आई, पुलिस अंदर घुसने लगी, तब वो फिर ऊपर भागा। अच्छा। हाँ, तो ऊपर भागा तो जिस फ्लोर में हम लोग थे तो उसमें वो गया, तो वो हमको पकड़ के हमारे गर्दन पे चाकू लगा दिया। तो बोल रहा है कि हमें बाहर निकाल दो, हम तुम्हें कुछ करेंगे नहीं। तो मैं और नीचे पुलिस खड़ी थी? हाँ, नीचे यहाँ से घुस रही थी पुलिस। तो मैं कहा भाई अब मैं कैसे बाहर निकाल दूं, आपको जाना है तो जाओ। इतने में तो पुलिस पहुंच गई वहाँ पे, तो उन्होंने छुड़ाया पुलिस वालों ने, फिर उनको मारे और पकड़ के ले गए। इस बिल्डिंग में, ये जो बिल्डिंग आपको सामने दिखाई दे रही होगी मायापुरी इलाके की, इसी बिल्डिंग में दाखिल हो जाता है और कई मजदूर इसमें काम कर रहे होते हैं, जिसमें कुलदीप को बंधक बना लेता है और तकरीबन 1 घंटे तक ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा चलता है। मेरा आदमी लाइन पे गया था, उनके मोबाइल छीन लिया, पैसा छीन लिया, उसके बाद फोन छीनने के बाद लेके चाकू लेके दौड़ाया। फिर मैं दौड़ते दौड़ते गई, फिर उसके मोबाइल मांगने लगे, भैया मोबाइल दे दो, मोबाइल नहीं दे रहा, चाकू दिखा के दौड़ा रहा मेरे को। थाने पे गई, सर को लेके आई, फिर उसके बाद सर आए, पकड़े चोर का, लेके आ रहे थे इधर, फिर यहीं पे वार कर दिया, चाकू निकाल के मारने लगा। आज आपको जो आरोपी है उसकी तस्वीर भी एक बार हम दिखा देते हैं। देखिए, ये वो आरोपी है जिसका नाम अनीश बताया जा रहा है, ये आरोपी है। और इस मामूली से चोर के कारण आज दिल्ली पुलिस ने एक बहादुर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को खो दिया। हमारे देश में पुलिस वालों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे उत्तर भारत में पुलिस वालों को मजाक में ठुल्ला या फिर मामा कहकर बुला लिया जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा कि ठुल्ला शब्द ठुला से बना है, जिसका अर्थ होता है खाकी रंग का जूट से बना हुआ एक थैला। और उत्तर भारत के लोग पुलिस वालों को ठुल्ला इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पुलिस वाले का कामकाज एक थैले की तरह ढीला ढाला होता है और वो रिश्वतखोरी करते हैं। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि एक सर्वे के मुताबिक भारत के हर 10 में से 8 लोग ये मानते हैं कि पुलिस वाले अपना काम ईमानदारी से नहीं करते, जबकि ये सच बिल्कुल नहीं है। ये पुलिसकर्मी हमने जो आपको दिखाया, ये पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। चाहता तो अपनी जान बचाने के लिए उस चोर को जाने देता, लेकिन नहीं जाने दिया। इसलिए आप सब की तरफ से आज हम इस बहादुर पुलिसकर्मी को अपनी श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और इनकी मृत्यु का हमें बेहद दुख है और आपको भी होना चाहिए। आज भारत में कुल 30,73,000 पुलिसकर्मी हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग विभागों में। और इस हिसाब से देखें तो औसतन हर 450 लोगों की सेवा में एक पुलिस वाला तैनात है। सोचिए, हमारे देश में हर 450 लोगों पर एक पुलिस वाला है, जिसकी वजह से पुलिस पर बहुत दबाव रहता है। क्योंकि ये जो एक कांस्टेबल या एक पुलिस वाला 450 लोगों पर है, सोचिए वो कितनी भी कोशिश कर ले, क्या वो एक व्यक्ति 450 लोगों की रक्षा कर पाएगा? बहुत दबाव होता है पुलिस पर, लेकिन वो कभी इस दबाव की शिकायत नहीं करती। और बड़ी बात यह है कि इस दबाव की वजह से हमारे देश के बहुत सारे पुलिस वाले कई हफ्तों तक बिना छुट्टी लिए लगातार दिन रात काम करते रहते हैं। आपको और हमको तो छुट्टी की सुविधा मिलती है, आप में से ज्यादातर लोगों को कम से कम हफ्ते में एक वीकली ऑफ तो मिलता ही होगा, लेकिन पुलिस वालों को वीकली ऑफ नहीं मिलता। भारत का लेबर एंड फैक्ट्री एक्ट ये कहता है कि हमारे देश में अगर किसी व्यक्ति से एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम कराया जाता है तो इसे कानूनन अपराध माना जाएगा और यह उस व्यक्ति का शोषण होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश के पुलिस वाले एक हफ्ते में औसतन 84 घंटे काम करते हैं और यह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। हमारा पुलिस वाला औसतन 84 घंटे काम करता है एक हफ्ते में। मध्य प्रदेश में पुलिस वाले औसतन हर दिन 14 घंटे काम करते हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 12-12 घंटे। झारखंड में पुलिस वाले प्रतिदिन कम से कम 11 घंटे। और इतनी लंबी ड्यूटी के बाद भी कई बार उन्हें पूरे हफ्ते में एक भी छुट्टी नहीं मिलती। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों को 10 दिन में एक छुट्टी मिलती है। कई बार काम के बोझ की वजह से यह छुट्टी भी रद्द हो जाती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसी जगहों पर पुलिस वालों के लिए बिना छुट्टी के काम करना अब बड़ी आम बात हो गई है। जब उन्हें छुट्टी नहीं मिलती हो तब हैरान नहीं होते, छुट्टी मिल जाती है तो वो भी हैरान होते हैं और उनसे भी ज्यादा हैरान उनके परिवार के लोग हो जाते हैं कि आज इन्हें छुट्टी कैसे मिल गई। होली हो, दिवाली हो, नया साल हो, कोई भी त्योहार हो, ईद हो, क्रिसमस हो,
जब आप सब अपने परिवारों के साथ रहते हैं, घर पर रहते हैं, खुशियां मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, पार्टी करते हैं, वेकेशन पर जाते हैं, उस समय जब आप अपने घर में होते हैं तब ये पुलिस वाले सड़क पर होते हैं। कोरोना के दौरान आप सब लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों में बंद थे। उस समय भी हमारे देश के जो पुलिसकर्मी थे वो लगातार गश्त लगा रहे थे पूरे देश में। हमारे देश में बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुलिस वाले आम लोगों के लिए करते ही क्या है, लेकिन आज इन लोगों को हम बताना चाहते हैं, भारत में आजादी के बाद से अब तक 35,398 पुलिसकर्मी आप लोगों की सुरक्षा करते हुए अपनी शहादत दे चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि आज नौकरी पेशा लोगों में जो वर्ग सबसे ज्यादा डिप्रेशन और तनाव में है, वो वर्ग हमारे देश के पुलिस वालों का ही है। पुलिस वाले जिनका काम है सबकी रक्षा करना, आज सबसे ज्यादा डिप्रेशन और तनाव में वही हैं, क्योंकि वो जिन हालात में काम कर रहे हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात में, बिना छुट्टी लिए, अपने परिवारों से दूर, वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे तो और क्या होगा। वर्ष 2017 में हुई एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली जैसी जगह पर डिप्रेशन की वजह से हर महीने कम से कम एक पुलिसकर्मी आत्महत्या कर लेता है। और वर्ष 2021 में भारत में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के 156 जवानों ने डिप्रेशन की वजह से ही आत्महत्या कर ली थी। लेकिन क्या आपको इसके बारे में पता था? बड़ी बात यह है कि हमारे देश की पुलिस ना तो कभी काम के इतने बोझ को लेकर कोई शिकायत करती है और ना ही संसाधनों की कमी को लेकर कभी किसी से कुछ कहती है। आज भारत में कुल 17,233 पुलिस स्टेशन हैं, जिनमें से 233 पुलिस स्टेशन के पास अपनी कोई गाड़ी तक नहीं है। 900 पुलिस थानों में टेलीफोन की बुनियादी सुविधा भी नहीं है, एक टेलीफोन नहीं है। और यही बात आज आपको समझनी है। ये पुलिस स्टेशन तो बहुत सारे ऐसे होंगे, आपने भी देखे होंगे, जिनकी हालत बहुत खराब है। वहां काम करना तो दूर, बैठना बड़ा मुश्किल है। बुनियादी सुविधाएं हमारे देश के पुलिस स्टेशन में नहीं है। जो गाड़ियां दी जाती हैं, हथियार दिए जाते हैं, वो भी न जाने किस जमाने के होते हैं। हालांकि हम आज ये नहीं कह रहे कि हमारे देश की पुलिस व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। कमी है और बहुत सारी कमियां हैं। यह भी उतना ही सच है कि आज भी भारत की पुलिस व्यवस्था में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है। और दिल्ली की इस घटना में भी हमने यही देखा कि कैसे एक मामूली से चोर ने एक एएसआई पर आसानी से हमला कर दिया और उसकी हत्या करके वो वहां से भाग गया। और इसमें एक और बड़ा पॉइंट निकल कर आता है, वो ये कि पुलिस, ये जो हुआ है, इससे पुलिस वालों की फिटनेस और उनकी ट्रेनिंग पर भी एक सवाल खड़ा होता है। अब आप सोचिए, इस मामूली से चोर को जब गिरफ्तार किया पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने, तो उसकी जेब में एक चाकू था। गिरफ्तार करते समय पुलिस को उसकी तलाशी लेनी चाहिए थी और तलाशी लेकर यह देखना चाहिए था कि इसके पास कोई हथियार तो नहीं है। जाहिर है, अगर उसकी जेब में चाकू था, इसका मतलब उसकी तलाशी ठीक से नहीं ली गई। तो पहली चूक तो यहां यह हो गई। दूसरी चूक यह भी होती है कि हमारे पुलिस वालों की फिटनेस कैसी है। तीसरी यह है कि उनकी ट्रेनिंग कैसी है और अपनी फिटनेस पर ध्यान देने के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए क्या उन्हें जरा भी कोई समय दिया जाता है? क्या उनके पास इतना समय है कि वो अपनी फिटनेस पर ध्यान दे सकें? क्या उनके पास इतना समय है कि वो समय समय पर ट्रेनिंग के लिए जाएं? और यही बात आज आपको यहां नजर भी आई होगी। सिंघम जैसी फिल्मों में आप देखते हैं कैसे एक दबंग पुलिस वाला एक साथ कई कई गुंडों की पिटाई करता है, लेकिन हकीकत क्या है वो दिल्ली की इस घटना से आप समझ सकते हैं। और हमारे देश की सरकारों को और पुलिस व्यवस्था को यह बात माननी होगी कि आज बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे हैं जो फिट नहीं हैं, जिन्हें पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं मिली है, और इसीलिए कई बार जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उनकी फिटनेस आड़े आ जाती है, उनकी ट्रेनिंग में जो कमी है वो आड़े आ जाती है। और कई बार जब फिटनेस और ट्रेनिंग दोनों होती हैं तो हथियार पुराना पड़ जाता है और हथियार उस समय चलता नहीं। आज जो आपको बता रहे हैं, जब फिल्मों की बात हो ही रही है तो आपको पता होगा हमारे देश में ऐसी कई फिल्में बन चुकी हैं जिनमें पुलिस वालों को बेईमान दिखाया जाता है और उनकी एक ऐसी छवि बनाई जाती है जिसमें वो आम लोगों के लिए कम बल्कि आम लोगों के खिलाफ ज्यादा काम करते हैं। सच्चाई यह है कि कुछ पुलिस वाले ऐसे जरूर हो सकते हैं हर राज्य में, हर फोर्स में, जो भ्रष्ट होंगे, लेकिन सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते। इसलिए आज हमें दिल्ली पुलिस के शहीद एएसआई शंभू दयाल मीणा पर गर्व है। हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और अगली बार जब आप पुलिस वालों को ठुल्ला कहें तो ये बात जरूर सोचिएगा कि ये पुलिस वाले आपकी रक्षा के लिए अपनी जान देने से पीछे नहीं हटते। ये जो पुलिस वाला आपके सामने जो भी खड़ा होगा वो न जाने कितने दिनों से अपने परिवार से नहीं मिला होगा, न जाने कितने हफ्तों से
छुट्टी पर नहीं गया होगा, उसके परिवार में उसकी अपनी भी समस्याएं होंगी, और उसके बावजूद वो अपनी खाकी वर्दी पहनकर आपकी रक्षा के लिए सर्दी, गर्मी, बरसात में सड़कों पर खड़ा हुआ है। दिल्ली में इतनी सर्दी पड़ रही है, आप लोगों का तो बाहर निकलने का मन नहीं करता होगा, लेकिन इन पुलिस वालों के लिए तब भी कोई राहत नहीं है। हम आपको आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर के बारे में बताते हैं। आज अमेरिका में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वहां हवाई सेवा पूरी तरह से प्रभावित हो गई, और रात 9 बजे तक का अपडेट यह है कि अमेरिका में लगभग 2500 फ्लाइट्स आज रद्द हो चुकी हैं और 6000 से ज्यादा फ्लाइट्स को डिले किया गया है। और यह आंकड़ा हर घंटे बदल रहा है और हर घंटे बढ़ रहा है, और अनुमान है कि रद्द होने वाली इन फ्लाइट्स की संख्या 5000 से भी ज्यादा हो सकती है। सोचिए, एक ऐसा देश जिसमें एक ही दिन में 5000 फ्लाइट्स रद्द हो गई। अमेरिका में स्थिति इसलिए हुई क्योंकि वहां का एयर सिस्टम आज अचानक से फेल हो गया। इस सिस्टम को नोटेम कहते हैं, NOTAM, नोटेम, जिसका अर्थ होता है नोटिस टू एयर मिशंस सिस्टम। और यही सिस्टम आज अमेरिका में फेल हो गया और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे ठीक किया जाए। असल में यह एयर सिस्टम अमेरिका के फ्लाइट ऑपरेशन सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इससे विमानों को टेक ऑफ और लैंडिंग की जानकारी मिलती है, और इसी की मदद से पायलट्स को भी तमाम जरूरी सूचनाएं दी जाती हैं। इसलिए सोचिए, जब वहां यह सिस्टम ठप हो गया, बंद हो गया, तो पायलट्स को कोई सूचना नहीं मिल पा रही, तो फिर विमान टेक ऑफ कैसे करेंगे और उनकी लैंडिंग कराना भी कितना मुश्किल होगा। सोचिए, जो विमान ऑलरेडी हवा में है और यह सिस्टम वहां पर फेल हो गया, और आप हवा में जो उड़ रहा है प्लेन, उसके पायलट तक कोई संदेश नहीं पहुंचा सकते, कोई जानकारी नहीं पहुंचा सकते, तो क्या हाल होगा। फिलहाल अमेरिका का फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन इस तकनीकी खराबी को दूर करने और इस सिस्टम को रिस्टोर करने में जुटा हुआ है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं है कि कब तक विमानों की इस आवाजाही पर रोक लगी रहेगी और यह पूरा एयर ट्रैफिक अमेरिका में कब से शुरू हो पाएगा। सोचिए, अमेरिका वैसे तो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बताता है, और हॉलीवुड फिल्मों में तो आपने देखा ही होगा, यही दिखाया जाता है कि अमेरिका किसी भी बड़े संकट का आसानी से सामना कर सकता है। उसके पास बड़ी बड़ी मिसाइल्स हैं, उसके पास बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उसके पास नासा है, वो मंगल तक पहुंच सकता है, एलियन से टक्कर ले सकता है। लेकिन कड़वा सच ये है कि आज एयर सिस्टम फेल होने से अमेरिका में हवाई सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई, और यह संकट और भी गंभीर हो सकता है। बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे आधुनिक एविएशन इंडस्ट्री अमेरिका की ही मानी जाती है, और अमेरिका में हर दिन 45,000 से ज्यादा विमान उड़ान भरते हैं, और इनमें औसतन 29 लाख यात्री हर रोज सफर करते हैं। सबसे बड़ी एविएशन मार्केट है अमेरिका। अमेरिका के आसमान में पीक आवर्स के दौरान एक समय में 5,000 से ज्यादा विमानों का ट्रैफिक होता है, और वहां लगभग 20,000 एयरपोर्ट्स हैं, 20,000 एयरपोर्ट्स, जिनमें 5,000 पब्लिक एयरपोर्ट्स हैं और 14,500 से ज्यादा प्राइवेट एयरपोर्ट्स हैं। और अमेरिका की एविएशन इंडस्ट्री आज 40 लाख करोड़ रुपए की है, और इतनी तो कई देशों की कुल जीडीपी यानी उनका पूरा की पूरी उनकी अर्थव्यवस्था नहीं है। यानी अमेरिका एक ऐसी सुपर पावर बन चुका है जो ना तो कोविड से अपने लोगों को बचा पाता है, और जहां एयर सिस्टम में आई ये खामी पूरी की पूरी हवाई सेवा को ही रोक देती है, ठप कर देती है। तो अब नई खबर यह है आपके लिए कि ये जो एयर सिस्टम है अमेरिका का, लगभग 3 घंटे पूरी तरह से ठप रहा, लेकिन अब धीरे धीरे ये रिस्टोर हो रहा है, धीरे धीरे अब ये ठीक हो रहा है, और आने वाले कुछ घंटों में हो सकता है अमेरिका में अब कुछ जो फ्लाइट्स टेक ऑफ कर रही हैं, लैंड कर रही हैं, उनकी संख्या बढ़ने लगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बस इतना कहना चाहते हैं कि जरा कल्पना कीजिए कि अगर यही चीज भारत में हो गई होती। कल्पना कीजिए कि भारत में भी कोई ऐसा सिस्टम फेलियर हो जाता जिसमें हमारी सारी की सारी फ्लाइट ग्राउंडेड हो जाएं और पूरे देश में एक भी फ्लाइट ना उड़े, तो क्या होता? हमारे देश में कितना बड़ा हंगामा होता, कैसे न्यूज चैनल्स पर लगातार 24 घंटे यही खबर छाई रहती, और सबसे बड़ी बात, दिलचस्प बात, इस पर कितनी राजनीति होती, और विपक्षी दल अब तक सरकार का इस्तीफा मांग लेती। एक और तथ्य यह है कि जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी तेजी से कमजोर हो रही है, और वर्ल्ड बैंक ने खुद अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है, और इसी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। अब आपको मैं बड़ी स्क्रीन पर लेकर चलूंगा, जहां आप देखेंगे
वर्ल्ड बैंक का जो अनुमान है उसके मुताबिक देखिए, वर्ष 2022 और 23 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट यानी जीडीपी का विकास दर 6.9% रह सकता है, जो पहले 6.5% रहने की उम्मीद जताई गई थी। यानी वर्ल्ड बैंक ने अपना एस्टिमेट और बढ़ा दिया है और वर्ल्ड बैंक का यह कहना है कि अब भारत और ज्यादा तेजी से विकसित होगा, भारत की अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़ेगी। भारत की तुलना में अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ रेट 1.9%, चीन का 2.7%, जापान का 1.2%, रशिया का -3.5%, माइनस यूरोप के देशों का 3.3% और पूरी दुनिया का अगर औसत जीडीपी ग्रोथ रेट देखें तो वो मौजूदा वित्त वर्ष में 2.9% रहने का अनुमान है, जबकि इसकी तुलना में भारत का ग्रोथ रेट इस साल लगभग 7% रहेगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अगले वित्त वर्ष में जब आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा रहा होगा और पूरी दुनिया में आर्थिक अस्थिरता बढ़ेगी, तब भी भारत की अर्थव्यवस्था बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रही होगी। वित्त वर्ष 2023 और 24 और फिर उसके बाद उससे अगला वित्त वर्ष 2024 और 25 को लेकर क्या अनुमान है, यह भी आज आप देख सकते हैं। तो यहां आप देखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं, ये 2022 और 23, ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म होगा मार्च में, ये उसका है। आप देखिए दुनिया के मुकाबले भारत कहां है, 6.9% पर, यूरोपियन यूनियन 3.3, चीन 2.7, अमेरिका जिसे आप सबसे मजबूत राष्ट्र मानते हैं सिर्फ 1.9%, जापान 1.2%। यह है 2022 और 23 का। अगले साल का अनुमान देखिए 2023 और 24, उसमें आप देखिए भारत पूरी दुनिया में सबसे ऊपर है, सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 6.6। उसके बाद आप देखिए चीन 2.7 से बढ़कर 4.3 तक आएगा। यानी इसका मतलब यह है कि चीन की जो अर्थव्यवस्था है उसका रिवाइवल होगा, रिकवरी होगी और चीन आगे बढ़ेगा। लेकिन यूरोपीय यूनियन 3.3 से घटकर देखिए 0 पर आ जाएगा। यह है यूरोप जो पूरी दुनिया का एजेंडा सेट करता है। और रशिया को आप देखेंगे जब, तो रशिया जो है वो माइनस में आ चुका होगा, अभी -3.5 है और यहां 3.3 है। यह है रशिया की इकोनॉमी। और अगर आप और आगे जाएं 2024 और 25 में भारत 6.1, चीन बढ़कर तब 5% पर आएगा। तो एक बड़ी बात यह है, जो अगर आप देखेंगे इस पूरे नक्शे में, इस पूरे ग्राफ में, भारत स्टेबल है, स्थिर है। 2023, 2024, 2025 6.9, 6.6, 6.1, एकदम स्थिरता है भारत की अर्थव्यवस्था में। इसलिए दुनिया भर के जो निवेशक हैं, और अगर आप भी देख रहे हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल स्टेबल है और स्थिर है और पूरी दुनिया में इस समय सबसे अच्छा कर रही है। और चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो भी 22, 23, 24, 25 में लगातार बढ़ेगी। लेकिन यूरोपीय यूनियन लगातार नीचे है और 2024 और 25 में अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ 1.6% के रेट पर इसका जो ग्रोथ रेट है वो होगा। लेकिन एक और बात यह है कि रशिया यहां से ऊपर जाना शुरू करेगा और 2024-25 में रशिया प्लस में आ जाएगा और 1.6% की ग्रोथ रेट रशिया में आपको देखने को मिलेगी। तो ये आप देख लीजिए, पूरी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था इस समय सबसे ऊपर है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि साउथ एशिया क्षेत्र में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी और इस क्षेत्र में हम दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं का भी मार्गदर्शन करते रहेंगे और एक विश्व गुरु की भूमिका हम निभाएंगे। भारत की इस जबरदस्त आर्थिक तरक्की के लिए वर्ल्ड बैंक ने डोमेस्टिक मार्केट को एक बहुत बड़ी वजह बताया है। यानी हमारे देश का जो घरेलू बाजार है, जिसमें आप सबकी हिस्सेदारी है, आपकी बाजार से जो अपेक्षा है और जो आपकी डिमांड है, उसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में ये तेजी बनी रहेगी। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस रिपोर्ट का जिक्र किया है। The IMF sees India as a bright spot in the global economy. The World Bank says that India is in a better position to deal with global headwinds than many other countries.
This is because of India's strong macroeconomic fundamentals. OECD has said that India will be among the fastest growing economies in the G20 group this year. आपने देखा होगा हमारे देश में एक वर्ग है जो लगातार ये कहता रहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हालत में है, लगातार उंगलियां उठाता रहता है, उसमें विपक्षी दल भी है। लेकिन वर्ल्ड बैंक की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है ये हमारे देश के विपक्षी दलों को बहुत चुभेगी और अब आने वाले समय में देखिएगा कि हमारे देश के विपक्षी दल इस रिपोर्ट के बारे में भी क्या कहते हैं। क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि भारत में बहुमत नहीं मिलने पर, हम जब विपक्षी दलों की बात कर ही रहे हैं, क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि कभी कोई ऐसी स्थिति आए जब कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिल जाएं और तमाम विपक्षी पार्टियां भी मिल जाएं? तो हमारे देश में जो स्थिति है, एक कल्पना करके देखिए, शायद आपको हंसी आएगी और आप कहेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता। कल्पना कीजिए हमारे देश में बीजेपी, कांग्रेस, ममता बनर्जी, डीएमके और जितनी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी या जितनी भी और कम्युनिस्ट पार्टी, जितनी पार्टियां आप सोच सकते हैं, ये सारी पार्टियां मिलकर एक हो जाएं और उसके बाद ये एक सरकार बना ले। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा भारत में होगा? असंभव है, होगा ही नहीं कभी। भारत के लोकतंत्र में यह संभव ही नहीं है। लेकिन हमारे पड़ोसी देश नेपाल में एक चमत्कार हुआ है जो आज आप सबको देखना चाहिए। नेपाल के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब वहां सत्ता पाने के लिए पक्ष और विपक्ष की सारी पार्टियां एक साथ आ गईं और वहां विपक्ष में अब कोई नहीं बचा। असल में पुष्प कमल दहल प्रचंड पिछले महीने की 25 तारीख को नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे और 10 जनवरी को उन्हें नेपाल की प्रतिनिधि सभा यानी वहां की संसद में अपना बहुमत साबित करना था। लेकिन इस दौरान वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। 275 सदस्यों वाली नेपाल की संसद में प्रधानमंत्री प्रचंड को बहुमत साबित करने के लिए 138 सांसदों की जरूरत थी। 138। लेकिन जब वोटिंग हुई तो जानते हैं कितने लोगों ने उन्हें वोट दिया? 138 की बजाय उन्हें 270 में से 268 वोट मिले। सोचिए, 270 में से 268 वोट। सिर्फ 2 लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया, बाकी हर पार्टी ने, चाहे वो विपक्ष की हो, सत्ता पक्ष की हो, सबने वोट दे दिया। यानी विश्वास मत पर वोटिंग के लिए संसद में जो 270 सदस्य मौजूद थे उनमें से 99.25% सदस्यों ने प्रधानमंत्री प्रचंड को अपना वोट दे दिया। सिर्फ 2 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट डाला। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह हुआ कैसे? तो इसके पीछे की राजनीति भी बड़ी दिलचस्प है। कुर्सी लोगों से कुछ भी करा देती है। नेपाल में पिछले महीने जब संसदीय चुनाव हुए तब प्रधानमंत्री प्रचंड की पार्टी ने यह चुनाव नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ा था और नेपाली कांग्रेस वही पार्टी है जिसके नेता शेर बहादुर देउबा हैं जो प्रचंड से पहले नेपाल के प्रधानमंत्री थे। तो इन दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा। चुनाव में एक तरफ इन दोनों पार्टियों का गठबंधन था और दूसरी तरफ केपी शर्मा ओली की पार्टी थी। केपी शर्मा ओली भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं नेपाल के। लेकिन जब नतीजे आए चुनाव के तो प्रधानमंत्री प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया और केपी शर्मा ओली जो विपक्षी पार्टी थी, जिस पार्टी को वो अपना सबसे बड़ा राजनीतिक दुश्मन मानते थे, उस पार्टी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया और मिलकर सरकार बना ली। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि चुनाव में शेर बहादुर देउबा की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यानी देउबा की पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। उनकी पार्टी के पास 89 सांसद है। दूसरे नंबर पर केपी शर्मा ओली की पार्टी है जिसके 78 सांसद हैं और प्रचंड जो प्रधानमंत्री हैं उनके पास सिर्फ 32 सांसद हैं। चमत्कार देखिए, जो सबसे छोटी पार्टी है उसी का नेता प्रधानमंत्री बन गया। 4 बातें नोट करने वाली हैं। पहला, देउबा की पार्टी ने इसलिए प्रधानमंत्री प्रचंड का समर्थन किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद उनके हाथ कुछ नहीं आने वाला। दूसरा, केपी शर्मा ओली की पार्टी ने इसलिए समर्थन दिया क्योंकि गठबंधन के तहत यह तय हुआ कि 2.5 साल प्रचंड प्रधानमंत्री बनेंगे और 2.5 साल केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनेंगे। यानी ओली को प्रधानमंत्री बनने का लालच आ गया और वो इसी गठबंधन के तहत, इसी अरेंजमेंट के तहत प्रधानमंत्री बन सकते थे, इसलिए उन्होंने यह समर्थन दे दिया अपने विरोधी दल को।
तीसरा, छोटी पार्टियों ने इसलिए समर्थन दिया क्योंकि उन सभी पार्टियों के कुछ नेताओं को सरकार में जगह दी जाएगी, तो लगे हाथों वो भी मंत्री बन जाएंगे। और चौथा, इस सारी राजनीति में सबसे ज्यादा फायदा प्रधानमंत्री प्रचंड को हुआ क्योंकि उनके पास सिर्फ 32 सांसद हैं, लेकिन समर्थन है 268 सांसदों का। सबसे छोटी पार्टी होने के बाद भी वो प्रधानमंत्री बन गए। इसके अलावा दो और बातें नोट करने वाली है। पहली है कि चीन की शुरुआत से ये कोशिश थी कि नेपाल की सरकार में केपी शर्मा ओली की पार्टी भी होनी चाहिए, क्योंकि केपी शर्मा ओली को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के करीब माना जाता है। दूसरी बात यह कि भारत की यह कोशिश रहती है कि वहां नेपाली कांग्रेस की सरकार हो, क्योंकि नेपाली कांग्रेस चीन से ज्यादा भारत के साथ अपने रिश्तों को प्राथमिकता देती है। और अब स्थिति यह है कि दोनों ही पार्टियां सरकार में हैं और भारत के लिए चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि प्रधानमंत्री प्रचंड ने 9 जनवरी को अपनी सरकार का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पेश किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि वो लिपियाधुरा, लिपुलेखा और काला पानी के इलाकों को भारत से वापस लेने के लिए प्रतिबद्ध है। और यह भी हो सकता है कि चीन ने कुछ पैसा खर्च किया हो, अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया हो और चीन ने वहां इन सारे लोगों को एक साथ मिला दिया हो और कहा हो कि आप सब मिलकर सरकार बना लीजिए। और अब नेपाल में कोई भी विपक्षी दल बचा ही नहीं है, सारे के सारी जो पार्टियां हैं वो सब सत्ता में मौजूद हैं। और हो सकता है कि एक सरकार नेपाल की जिसमें सारी पार्टियां हैं और वो जो सरकार है वो चीन के लिए काम करेगी। तो चीन के लिए इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता।